द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 3 किलो 220 ग्राम कीमती करीबन 30,000 रुपए का मादक पदार्थ बरामद। भोपाल शहर में सरी संपत्ति संबंधी घटित अपराधी पर नियंत्रण रखने एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर के मामलों में मुखबिर तंत्र विकसित कर 100% बरामदगी सुनिश्चित करने पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा भोपाल पुलिस को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों में अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अवधेश गोस्वामी एवं पुलिस उपायुक्त जोन 3 भोपाल श्री अभिनव चौकसे द्वारा प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में अति पुलिस उपायुक्त जोन 3 श्री शालिनी दीक्षित व सहायक पुलिस आयुक्त हनुमानगंज श्री राकेश सिंह बघेल ने निर्देशन में थाना प्रभारी थाना हनुमानगंज निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया की टीम गठित कर मुखबिर तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस कार्यवाही दिनांक 25/9/2025 को मुखबिर सूचना पर समांतर रोड पान मंडी के पास एक व्यक्ति पीठ पर स्कूल बैग टांगे स्टेशन तरफ से आते दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ता था। नाम पता पूछा तो अपना नाम राहुल गुजराती, पिता अजय गुजराती, उम्र 25 साल, निवासी झुग्गी नंबर 32 सरकारी स्कूल के पीछे थाना गांधीनगर जिला भोपाल का होना बताया। उक्त व्यक्ति की पीठ पर पीछे टंगे हुए गुलाबी काले रंग के बैग की तलाश ली गई, जिसके अंदर 2 पॉलीथीन, एक सफेद रंग व दूसरी नीले रंग की मिली, जिसे खोलकर चेक करने पर सूखे हरे रंग की बीजदार पत्तियां मिली, जिसको अनुभव के आधार पर देखकर रंग एवं गंध खुशबू से पहचाने पर वह अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया। आरोपी से मिले अवैध मादक पदार्थ को तौल किया जाने पर कुल वजन पॉलीथीन सहित 3 किलो 220 ग्राम होना पाया गया। बाद उक्त मादक पदार्थ को जब्त किया गया। आरोपी राहुल गुजराती का कृत्य धारा 820 एनडीपीसी एक्ट को पाया जाने से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तारी आरोपी का नाम, पता व आपराधिक रिकॉर्ड: 1 राहुल गुजराती, पिता अजय गुजराती, उम्र 25 साल, निवासी झुग्गी नंबर 32 सरकारी स्कूल के पीछे थाना गांधीनगर जिला ब्रेक। सर, हनुमानगंज पुलिस द्वारा अवैध मदार पर सहित वाहन चोर को गिरफ्त में लिया गया है, क्या है दोनों मामले सर? ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, कोई व्यक्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने के लिए जा रहा है, तो हमारे द्वारा टीम लगाई गई थी और जिसमें समांतर रोड पर एक संदेही व्यक्ति दिखा था, जिसकी तलाशी की जाने पर करीब 3 किलो गांजा मिला है। उसका नाम राहुल गुजराती है, गांधीनगर क्षेत्र का रहने वाला है। तो उससे उक्त गांजा जब्त किया जा करके वैधानिक कार्रवाई की गई और एक अन्य मामले और वाहन चेकिंग के दौरान टीम लगा रखी थी, तो उसमें भी एक वाहन चोर जिसका नाम इश्तियाक है, बाल विहार का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिससे 3 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। सर, आरोपियों का पूर्व में क्या बैकग्राउंड रहा है? इससे पहले भी क्या आरोपी किसी मामले में संलिप्त रहे हैं? ये जो वाहन चोर जो गिरफ्तार किया गया है, इसके पूर्व में भी वाहन चोरी का अपराध, पूर्व में भी उससे दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं एवं जिस आरोपी से ये गांजे की कार्रवाई हुई है, गांजा जो जब्त हुआ है, इसका पूर्व का कोई रिकॉर्ड फिलहाल नहीं मिला है। दोनों ही मामलों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं विवेचना की जा रही है। ये कहाँ से ला रहा था और कहाँ इस खेप देने वाला था? इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी कि यह जो गांजा जब्त हुआ है उसको कहीं किसी को बेचने की फिराक में था, बेचने के लिए जा रहा था। कहाँ से ला रहा था? इसने इन संबंध में अभी जांच की जा रही है और आए हुए तथ्यों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत सचिवों ने भरी हुंकार। भोपाल चिंतन सम्मेलन में उठी अधिकारों की बुलंद आवाजें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की मुलाकात। भोपाल मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का वार्षिक चिंतन सम्मेलन राजधानी भोपाल के मायाराम सुरजन कम्युनिटी हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के सभी 52 जिले से आए जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं संगठन प्रभारी शामिल हुए। पंचायत सचिवों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर एक स्वर में सरकार से न्याय की मांग की गई। प्रांत अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह राजपूत ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, पंचायत सचिवों ने बीते 25 वर्षों में विकास की नींव रखी है, फिर भी हमें आज तक 2 दर्जे का व्यवहार ही मिला है, अब और नहीं। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की अधिकांश योजनाएं पंचायत सचिवों की मेहनत से ही धरातल पर उतरती हैं। बावजूद इसके उन्हें वे सम्मान, वेतन और अधिकार नहीं मिल पाए हैं जिसके वे असली हकदार हैं। मुख्य मांगे जो सम्मेलन में उठाई गई, पंचायत सचिवों के समयमान, वेतनमान को लेकर स्पष्ट और व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। ग्रेचुइटी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर शीघ्र निर्णय लिया जाए। 6वां, 7वां वेतनमान और 3 अगस्त 2023 को घोषित समयमान वेतनमान का एरियर सहित भुगतान किया जाए। महामंत्री श्री धर्मेंद्र जोशी ने पंचायत सचिवों को ग्रामीण भारत के असली निर्माता की संज्ञा दी और कहा, हमारा खून पसीना ग्रामीण विकास की ईंटों में रचा बसा है, लेकिन अब पंचायत सचिव अपने हक के लिए संघर्ष को तैयार हैं। मुख्यमंत्री से सौहार्दपूर्ण मुलाकात सम्मेलन के उपरांत संगठन के एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से उनके निवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री नरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया और संगठन के आगामी महासम्मेलन की तारीख तय करने का भरोसा भी दिलाया। सम्मेलन का निष्कर्ष और चेतावनी। सम्मेलन के अंत में एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि पंचायत सचिवों की जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन चौपाल से लेकर भोपाल तक चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष खुमान सिंह चौहान, संभाग अध्यक्ष रणवीर सिंह रघुवंशी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा, प्रादेशिक प्रवक्ता राजेंद्र सिंह चौधरी, झाबुआ जिला अध्यक्ष राम सिंह बिलवाल, इंदौर जिला अध्यक्ष गौरव जोशी, देवास जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर सहित उमरिया, मंडला, शहडोल, शिवपुरी, गुना, सागर, बालाघाट, रायसेन, भोपाल, विदिशा, धार, खरगोन, अलीराजपुर, मेघनगर, आजाद, भगत सिंह नगर, खंडवा, बुरहानपुर, शवानी के पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारी भारी तादाद में उपस्थित रहे। सभी के प्रति प्रादेशिक प्रवक्ता राजेंद्र सिंह चौधरी, प्यारे लाल पर्ती, लक्ष्मण प्रेम मरावी, राम गोपाल, ओम प्रकाश शर्मा, लखन ठाकुर, महेश राठौर, जगदीश जाट, विष्णु दास, मुकेश वर्मा, हरीश, पूनम तिवारी, मनीष गुप्ता, भागीरथ यादव, प्रेम सिंह, नरसिंहगढ़, टाके सिंह यादव, भारत सिंह राठौर, सुरेश जायसवाल, किशोर कटारा, कैलाश चौधरी, राकेश कालू सिंह निगवाल, सैतान सिंह यादव, मनमोहन धाकड़, नेतराम साहू, कल्याण सिंह राजपूत, रविंद्र यादव, मेहरबान सिंह राजपूत, राजेश दुबे, निरंजन सिंह दांगी, राम गोपाल विश्वकर्मा, बरजेश दांगी, बहादुर दांगी, नरेंद्र कुमार नंदा, महेंद्र, रमेश मरावी, शैलेंद्र, रण प्रताप टेकाम, मोहन पाटिल, चंद सिंह नगोरिया, सुरेंद्र सिंह चौहान, भगवान सिंह राजपूत, अरविंद सिंह पवार, विजय सिंह कैलाश बघेल, राम सिंह सोलंकी, भगत सिंह लेगा, योगेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र सिंह राठौर, सुभाष सैनी, जितेंद्र, दिलीप, हरेंद्र, भुवन कबीर, के रंगीरे सहित सैकड़ों पंचायत सचिवों की एकजुटता और संघर्ष का यह स्वरूप आने वाले समय में सरकार का निर्णय लेने को मजबूर करेगा। अब पंचायत सचिव चुप नहीं बैठेगा, जब तक हक नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की बैठक हमारी आज एक वार्षिक साधारण सभा की जो बैठक होती है
उस बैठक को यहाँ आहूत किया गया, उसको नाम दिया गया चिंतन एवं मंथन बैठक। क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय महोदय श्री शिवराज जी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं में से एक दो घोषणाओं का पालन किया गया है, आदेश जारी हुए हैं। जैसे 7वां वेतनमान, सेवानिवृत्ति के पश्चात 3 लाख रुपए राशि प्रदान किया जाना, इनके तो आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन हमारी जो अन्य घोषणाएं थी, जैसे समयमान वेतनमान, उसके बाद 5 लाख रुपए का बीमा जिसे आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया है, उसके आदेश नहीं हुए। हमारे गृह भाड़ा भत्ता के आदेश नहीं हुए, क्योंकि हमें कहा गया था कि जो शासकीय कर्मचारियों को सुविधाएं मिलेंगी वैसी आपको मिलेंगी। तो उस संबंध में आज हमने यहाँ बैठक रखी है। मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे संभाग अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं पदाधिकारी आए हैं। और चूंकि ये पदाधिकारियों की बैठक है, इसलिए हमने आज यहाँ आपको संक्षिप्त जो संख्या दिख रही होगी, बाकी हमारे पूरे प्रदेश में आज भी नवरात्रि के उत्सव के चलते हुए भी इतनी संख्या में हमारे साथी उपस्थित हुए हैं। और सिर्फ हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही सरल सहज हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पंचायत मंत्री महोदय माननीय प्रहलाद पटेल जी, हम उनसे आग्रह करते हैं, आप सभी के माध्यम से एक अपील करते हैं कि हम ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं, हम उनकी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। और दीनदयाल उपाध्याय के ध्येय वाक्य के अनुसार अंतिम छोर के व्यक्ति को, जो अंतिम व्यक्ति, उसको भी लाभ पहुंचाने का काम आज पंचायत सचिव करता है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ इतना आग्रह है कि अभी चूँकि चुनाव में काफ़ी समय है, हमारे जो लंबित आदेश हैं उन्हें पूरा कर दिया है, उनके आदेश जारी कर दिए जाएँ। इसी तारतम्य में आज हमने एक साधारण सभा की बैठक आयोजित की है। उसमें हमारे सभी साथियों के विचार जानना चाह रहे हैं और निकट भविष्य में माता रानी से हमें ऐसी कृपा मिली है, ऐसी उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें शीघ्र अतिशीघ्र चर्चा के लिए बुलाने जा रहे हैं। जैसे ही चर्चा होगी हम पुनः आप सभी के समक्ष आएंगे और फिर अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन। मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव नियुक्त हैं और वर्ष 94-95 से लगातार पंचायत सचिव जब से काम कर रहा है तब से ही मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। लंबे समय से मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा पंचायत सचिवों के जो अधिकार हैं, जो सत्व हैं, उनको रोका गया है। एक ही नोटिफिकेशन से, एक ही निर्देश से मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव और शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हुई। पंचायत सचिव और शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मियों को सभी सत्व लौटा दिए गए, सभी अधिकार उनको दिए गए हैं और 7वां वेतनमान उनको समय से दिया है, छठा वेतनमान भी उनको समय से दिया है। पंचायत सचिव को बहुत मांग करने के बाद 6ठा वेतनमान दिया है। पंचायत सचिवों को बहुत मांग, आंदोलन करने के बाद, बहुत अनुनय विनय करने के बाद, बहुत सारे ज्ञापन सौंपने के बाद पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान दिया गया है। 3 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक महापंचायत का आयोजन किया था। महापंचायत में बहुत सारी घोषणाएं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा की गई थी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश के धरातल पर नहीं हो रहा है। इससे पंचायत सचिव बहुत उद्वेलित हैं और दुखी हैं। हम प्रतिवर्ष नवरात्र के अवसर पर हमारा वार्षिक चिंतन बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करते हैं। उसी कड़ी में आज वापस से हमने ये चिंतन बैठक यहाँ पर आयोजित की है। हमारा मूल मुद्दा, हमारा मुख्य एजेंडा जो 3 अगस्त 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणाएं की गई थी, उनको शीघ्र इंप्लीमेंट किया जाए, उनको शीघ्र लागू किया जाए और पंचायत सचिवों को उपकृत किया जाए। देखिए, मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव इंप्लीमेंट का हीरो है। वो तरक्की और विकास करता है, तब मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत में काम करने के उपरांत मध्य प्रदेश की सरकार पुरस्कृत होती है और सरकार को अवार्ड मिलते हैं। सरकार को तो अवार्ड मिल जाते हैं, लेकिन पंचायत सचिवों की घोषणाएं कभी वल्लभ भवन में, कभी वित्त विभाग में, कभी सामान्य प्रशासन विभाग में झूल रही है। ये बहुत दुख का विषय है और सारे पंचायत सचिव मध्य प्रदेश के कोने कोने से, सभी जिलों से यहाँ आए हैं और चिंतन बैठक करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को ये अधिकार सौंपे हैं। वो शीघ्र बड़े अधिकारियों से, एसीएस महोदय से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री जी से शीघ्र ही संपर्क में आकर और उनको अवगत कराएं कि 3 अगस्त 2023 को जो पंचायत सचिवों की मांगे पूरी की थी, उनका इम्प्लीमेंट कब होगा, वो मांगे पूरी कब होगी। पंचायत सचिव आज चिंतन बैठक के उपरांत ये निर्णय लेने के लिए बाध्य हुए हैं कि यदि 10 अक्टूबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 10 अक्टूबर के बाद
कोई भी निर्णय आंदोलन का लेंगे, ये हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के गांवों में जो तरक्की और विकास हुआ है, जो ग्रामीण भारत का निर्माण हुआ है, उसके कर्णधार पंचायत सचिव हैं और उनके सत्वों को नहीं लौटाया जा रहा है, उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। ये बेहद दुख का विषय है। हम पुनः पुरजोर तरीके से सबकी ओर से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को जो छठा वेतनमान लेट दिया गया है उसका एरियर दिया जाए, 7वां वेतनमान जो लेट दिया गया है उसका एरियर दिया जाए, और जब से घोषणा हुई है 3 अगस्त 2023 से, तब से समय वेतनमान एरियर सहित लागू किया जाए। और देखिए, पंचायत सचिव इम्प्लीमेंट का हीरो होने के साथ साथ मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन का वास्तविक हितग्राही पंचायत सचिव है और उसको पीछे धकाया जा रहा है। शिक्षा कर्मियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने ओल्ड पेंशन का वास्तविक हितग्राही माना है और पंचायत सचिवों के साथ बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये सोतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। पंचायत सचिव ओल्ड पेंशन का हीरो है, उसको ओल्ड पेंशन दी जाए और सारी सत्व, सारे अधिकार, सारी घोषणाएं शीघ्र पूरी की जाए, मांग करते हैं। धर्मेंद्र जोशी, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन। दिनांक 24/9/2024 दिन रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश द्वारा संत गाड़के आश्रम शाहपुरा भोपाल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्य प्रदेश के 10 संभाग से एवं लगभग 35 जिलों से संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश के नवनियुक्त संभागीय एवं जिला संयोजक उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री रामबाबू वर्मा जी, अखिल भारतीय धोबी महासमाज प्रभारी प्रांत अध्यक्ष एवं श्री अखिलेश रजक जी, शिवनी पूर्व पार्षद रजक महासंघ ABRM द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश के संस्थापक सम्मान्य श्री गोवर्धन धारवा जी एवं विशेष अतिथि संयुक्त मोर्चा के रजक समाज मध्य प्रदेश महिला प्रकोष्ठ प्रांतीय संयोजक आदरणीय श्रीमती भावना मालवीय जी एवं आदरणीय श्री कैलाश रजक जी भगत जी, प्रांतीय अध्यक्ष रजक महासंघ ABRM द्वारा सर्वप्रथम संत गाड़के महाराज के चित्र पर माल्य अर्पण व दीप जलाकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश के वरिष्ठ संयोजक श्री कैलाश नाहर जी एवं युवा संयोजक श्री मोनू लक्ष्मण रजक जी द्वारा सभी सम्माननीय अतिथियों एवं दोनों सभापतियों का पुष्प माला पहनाकर एवं शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात नव नियुक्त संभागीय जिला संयोजकों को साल एवं पुष्प माला पहनाकर सभी को नियुक्ति पत्र सम्मान द्वारा संयोजकों द्वारा प्रदान किए गए। उद्बोधन की बेला में उपस्थित सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा आगामी 26 फरवरी 2026 को होने वाले महासभा के संदर्भ में अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने बहुत ही जोश भरा और अपने अपनी ओर से तन मन धन से सभी सहयोग देने वाले की बात कही। अंत में दोनों संयोजकों द्वारा आगामी 26 फरवरी को लेकर निर्णायक आंदोलन करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 26 फरवरी को भोपाल में आयोजित महासभा में संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश 2 उद्देश्यों पर आयोजित करेगा। पहला, जिसमें दोनों संयोजक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी से मिलकर उन्हें कार्यक्रम में आने का आमंत्रण देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरा बी, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में यदि शामिल नहीं होते तब संयुक्त मोर्चा उपस्थित मध्य प्रदेश के रजक समाज भाइयों बहनों के साथ सभा स्थल से माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास तक पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद आम सभा को समापन किया गया। उपस्थित सभी को आश्रम में भोजन भंडारा कराया गया एवं जो नवरात्र व्रतधारी थे उनके लिए व्रत बाला, फलहार एवं व्रत खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम का संचालन यशवंत सिंह मालवीय शिक्षक बॉडी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आभार डॉक्टर कैलाश रजक संयुक्त मोर्चा प्रांतीय प्रवक्ता द्वारा किया गया। नमस्कार, मैं मनोज वर्मा, संयोजक रजक समाज संयुक्त मोर्चा। मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन है कि जिस प्रकार हमारी समाज को अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग में बांटकर जो खाई
प्रशासन ने की है उसे दूर किया जाए, क्योंकि समाज के 3 जिलों में रजक समाज अनुसूचित जाति में आता है। उसमें सीहोर जिला आता है, भोपाल जिला आता है और रायसेन के संबंधित जो भोपाल में है, भोपाल, रायसेन, सीहोर में रजक समाज अनुसूचित जाति में आता है। इसके कई कुरीतियां भी हो रही है। क्यों कि मध्य प्रदेश में बाकी जगह सब पिछड़ा वर्ग में आते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें जाति के प्रमाण पत्र बनने के लिए यह साबित करना पड़ता है कि यह अनुसूचित जाति है कि पिछड़ा वर्ग है। ये बहुत बड़ी कुरीति है। हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के इच्छुक हैं और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी समय दें, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे रजक समाज का एक बोर्ड गठित किया था, रजक कल्याण बोर्ड, जिन्होंने समाज हित में कुछ लोग बने तो हैं, लेकिन समाज हित में उनके कार्यकाल में कुछ रजक समाज की मांगे अनुसूचित जाति का उठा नहीं पाए। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमें मिलने का अवसर दें। अगर रजक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा न दिया गया तो एक आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश के रजक समाज इकट्ठा होकर एक धरना प्रदर्शन करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। भोपाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। राइड के समय दुर्घटना का शिकार ना हो, इसलिए ध्यान रखना शुरू। बिना हेलमेट लगाने से जब दुर्घटना से मौत होती है तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है, कल्पना करना मुश्किल। युवा से की अपील, तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं और अपने जीवन को लापरवाही से ना गंवाएं, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर आज यहां से निकलेंगे। तेज रफ्तार में गाड़ी चलकर खुद के जीवन की परवाह करिए, अपनी और अपने परिवार की चिंता करें। आज 2100 हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। दुर्घटना रोकने के लिए तमाम पुलिस द्वारा प्रयास किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना रोकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई। नए प्रकार के संसाधनों के उपयोग से भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयास करेंगे। तत्परता से हमने राहगीर योजना भी जोड़ी है, जिसमें 25,000 रुपए अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को देंगे। बीच मनोज निकाम जी, संदीप बिसेन मंच पर पधारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के एनसीसी की कैडेट हैं वो मंच पर आएंगी। संदीप बिसेन को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हेलमेट पहना रहे हैं। सानिया सिद्दीकी मंच पर हैं और पंख देने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का, और निरंतर नारियों को सशक्त बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण। अंजलि सिंह, आप भी एनसीसी कैडेट हैं, आपको जी हेलमेट प्रदान करेंगे, स्वयं हेलमेट पहनाएंगे, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सच्ची प्रगति है। और इस अंजलि सिंह को जोरदार तालियां बजा दें। आज ये बड़ा अवसर है, 2100 हेलमेट। नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है और नवरात्रि के पावन पर्व में शक्ति का सृजन भी जरूरी है, लेकिन शक्ति का सदुपयोग करते हुए राइड भी जरूरी है। लेकिन इस राइड में हमारे लिए कोई दुर्घटना के हम शिकार नहीं हो जाए, जैसा कि कमिश्नर साहब बता ही रहे थे। वाहन दुर्घटना के कारण जो घटनाएं होती है, हमारे हाथ से जाने अनजाने थोड़ी लापरवाही हेलमेट पहनने की और बाद में पूरा परिवार भुगतता है। किसी परिवार से किसी व्यक्ति का जाना, उसके बाद के जितने जिम्मेदार उसके परिवार के लोग, जो आश्रित लोग रहते हैं, उन आश्रितों पे जो बीतती है वो उसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी सड़कों के पर जागरूकता, सड़क सुरक्षा जागरूकता का ये संदेश लेके यहाँ के लोग निकलेंगे, निश्चित रूप से वो हमारे लिए दूरगामी संदेश रहेगा। और आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व
सभी प्रकार के संसाधनों में हमने सबने देखा है कि हमारे अपने देखते देखते पूरे देश में दुनिया के सामने एक विशेष पहचान बना ली। ऐसे में आज के इस अवसर पर मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा, तेज रफ्तार में गाड़ी चला करके अपने और अपने जीवन की लापरवाही मत करिए, अपने परिवार का भी ख्याल करिए, अपना भी ध्यान रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। हेलमेट की 2100 हेलमेट आज आप वितरण करा रहे हैं, ये 2100 कम नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें, 2100 हेलमेट निःशुल्क देने का आज का इसी आयोजन में जोड़ा गया है। थोड़ा सड़क सुरक्षा सप्ताह में आज भोपाल में वाहन रैली निकाली गई जो सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए पूरे भोपाल को जागरूक करेगी। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 2100 हेलमेट का वितरण भी आज हुआ है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, सभापति सूर्यवंशी जी या रविंद्र यति जी, हमारे राहुल कोठारी जी, सबके साथ हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हेलमेट बड़ी मदद करता है। और हम सब जानते हैं कि परिवार के अंदर कोई भी दुर्घटना अगर घटती है तो पूरा परिवार उसकी कीमत चुकाता है। ऐसे में जागरूकता रखे, जिम्मेदार नागरिक बने, हेलमेट जरूर पहने, मेरी अपनी राय है। सबसे बड़ी वजह उसमें रोड एक्सीडेंट है, सड़क दुर्घटना है। और उस सड़क दुर्घटना की अगर सबसे बड़ी वजह जिस वजह से लोगों की जानें गई हैं, उसमें लगभग 75% जानें हेलमेट न पहनने के कारण गई हैं। शायद यही कारण है कि आपने इस सेवा पखवाड़े में इस महत्वपूर्ण अवसर पर यह तय किया कि आज 2100 हेलमेट वितरण करके प्रदेश में इस महत्वपूर्ण मुहिम को एक नई दिशा दी जाएगी। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में लगभग 2024 में 1,80,000 लोगों की जानें गई, लगभग 3 लाख लोग गंभीर रूप से एक्सीडेंट में घायल हुए। इसलिए इस समस्या की भयावहता को समझ सकते हैं। और सामान्य तौर पर एक आकलन के अनुसार किसी भी शहर में, भारत के किसी भी शहर में जितने भी लोग होमिसाइड से मरते हैं, यानी कि हत्याओं से जितनी जानें जाती हैं, उससे लगभग 6 से 8 गुना ज्यादा जानें रोड एक्सीडेंट में उसी शहर में जाती हैं। यह शहर राष्ट्रीय स्तर पर भी सही है और भोपाल के अवसर पर भी या किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर के मद्देनजर सही है। शायद इस गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रैफिक को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आपके निर्देशन में पिछले दिनों कई बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के लगभग 37 चौराहों को चयनित किया गया, जिसमें लेफ्ट टर्न को ठीक किया जाएगा और उसमें उसके लिए नगद जो राशि थी वो स्वीकृत हो चुकी है और उसमें प्रक्रियाधीन है। अगले कुछ दिनों में उसमें काम भी शुरू हो रहा है। सर, इसके साथ साथ लगभग नगर निगम के सहयोग से इसमें शहर के जितने भी इस तरह के चौराहों को अतिक्रमण मुक्त करने की बात हो या विभिन्न तरह के ट्रांसफार्मर या विभिन्न तरह के जो कारणों से यातायात में बाधक है, उनको दूर करने की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर सर आपके निर्देशन में शुरू की जा चुकी है। तो खास तौर पर आज जब हजारों लोग जिनको सर आपके द्वारा वितरण किया जाएगा 2100 हेलमेट का सेवा पखवाड़े कार्यक्रम में, तो शायद इस अटल पथ से जब ये लोग इस हेलमेट के साथ निकलेंगे तो सिर्फ ये संदेश कि हेलमेट कितना जरूरी है, यह संदेश सिर्फ भोपाल के लिए नहीं, शायद एक ध्वजवाहक पूरे प्रदेश में इस अटल पथ से निकलकर यह संदेश देंगे कि हेलमेट लगाओ, जिंदगी बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जैन ने माना उसके द्वारा फेसबुक पर माज खान व अनवर पासा के संबंध में चलाई गई न्यूज झूठी व मनगढ़ंत है। भारत संवाद न्यूज चैनल दोबारा कूट रचित वीडियो बनाकर अपलोड की गई थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। उसकी जानकारी के बाद अभिषेक जैन ने सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से खेद प्रकट कर खंडन किया। जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। कुछ समय पूर्व भारत संवाद यूट्यूब चैनल द्वारा एक न्यूज चलाई गई थी जिसमें माज खान एवं अनवर पासा का नाम था। वह न्यूज मुझे ऐसा लगता है कि भारत संवाद द्वारा लोगों को भ्रमित करने के लिए चलाई गई थी, क्योंकि कुछ समय बाद वह न्यूज भारत संवाद के यूट्यूब चैनल से हट गई थी। तो इस न्यूज से मेरा तो कोई लेना देना था नहीं, परंतु वह न्यूज जब चली तो मैंने उसको चलाया था।
और कुछ समय बाद भारत संवाद में न्यूज़ हटा दी। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति की अगर कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर सार्वजनिक की जाती है तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। और इस तरीके से भ्रमित करने के लिए, जैसे मुझे भ्रमित किया और मैंने वही न्यूज़ चलाई, तो ऐसे में किसी व्यक्ति का मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। निश्चित तौर पर भारत संवाद ने केवल और केवल लोगों को गलत जानकारियां दी हैं और इस न्यूज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो भारत संवाद ने जो न्यूज़ चलाई उस पर मैं खंडन करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय जय। विश्व पर्यटन दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का संदेश। मंत्री लोधी ने कहा कि आज विश्व पर्यटन दिवस है। आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक है। हमारे प्रदेश का प्राकृतिक, वैभव, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा संपूर्ण विश्व में आकर्षण का बड़ा केंद्र है। हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सैंक्चुरी और प्राकृतिक दृष्टि से अनेक रमणीय और मनोरम स्थल हैं। हम टाइगर स्टेट हैं, हम चीता स्टेट हैं, हम लेपर्ड स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। मध्य प्रदेश वैश्विक मानचित्र पर एक नए पर्यटन हब के रूप में भर रहा है। विगत वर्ष लगभग 14 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए। हमारी परंपरा अतिथि देवो भव की परंपरा है। मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते भारत के हृदय प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूँ। आइए मध्य प्रदेश और देखिए पुनः पर्यटन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, आज विश्व पर्यटन दिवस है। आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय स्थल है और मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा संपूर्ण विश्व में आकर्षण का केंद्र है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी और प्राकृतिक दृष्टि से अनेक रमणीय स्थान हैं, मनोरम स्थल हैं। हम टाइगर स्टेट हैं, हम चीता स्टेट हैं, हम लेपर्ड स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। मध्य प्रदेश वैश्विक मानचित्र पर एक नए पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है और विगत वर्ष लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के जितने प्रकार होते हैं, हर प्रकार का पर्यटन मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। आप सब लोग मध्य प्रदेश आएँ और मध्य प्रदेश के पर्यटन का आनंद लें। पुनः सभी को पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा कार्यशाला का आयोजन। छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। भारत सरकार द्वारा आयोजित कराई जा रही कार्यशाला सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां NSE में लिस्टेड होकर ला सकती हैं IPO। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग भारत सरकार द्वारा छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए राजधानी भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले से स्टार्टअप से जुड़े उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था, जहां कार्यशाला में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा उद्यमियों को अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और खुद के लिए IPO लाने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित किया गया। कार्यशाला में लघु उद्योग निगम से जुड़े हुए अधिकारी, NSE और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट
मौजूद रहे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में हमने प्रदेश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को आमंत्रित करने का उद्देश्य उन्हें यह जानकारी देना था कि कैसे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होकर अपने IPO ला सकती हैं, क्योंकि किसी भी इकाई को आर्थिक संसाधन जुटाने में काफी मुश्किलें आती हैं, लेकिन IPO के माध्यम से MSE आर्थिक संसाधन जुटाकर तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है। तो कितने काम की रही आपकी वर्कशॉप और यहाँ क्या क्या आपको जानने को मिला? ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म SME प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है और रैम्प मॉडल जो किया है, प्लस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी ने इसको एग्जीक्यूट किया है मॉडल को, काफ़ी बेटर ऑप्शन है। और हमने 2 मंथ बिफोर अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है। हम मध्य प्रदेश की पहली कंपनी है जो SME कैटेगरी में और ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी में लिस्ट हुए हैं शेयर मार्केट में। तो हम जिस तरीके से प्रोग्राम है, शायद मेरे को लगता है कि और भी आने वाले टाइम में MP से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनियां निकलेंगी जो शेयर मार्केट में लिस्ट होंगी। तो ये बेटर प्लेटफॉर्म है सब लोगों के लिए। शायद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों की अवेयरनेस काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। क्या लगता है आपको, क्या कुछ फ्यूचर देखते हैं आप SME के? बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसा हमने बताया, अभी तक इस ईयर में सिर्फ 5 कंपनी लिस्ट हो पाई है और ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी में हमने फर्स्ट कंपनी है जिसको लिस्ट किया। 3 साल का डाउन द लाइन है, हम मेन बोर्ड में आ सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे जिस तरीके से हमारे CM सर हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट है कि रोज़गार काफ़ी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, तो हम उस विज़न को लेकर चल रहे हैं। और मैंने अभी इस मीटिंग के माध्यम से भी मैसेज क्रिएट किया है कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ की लोकल जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उन लोगों को मिले और प्रोसेस हो। और मेरे को लगता है कि सब स्टेट ग्रो कर चुके हैं, अब MP का टाइम है ग्रो होने का, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कंपेरेटिवली अदर स्टेट काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से जो विज़न है फ्यूचर ग्रोथ का मोदी जी का और हमारे CM सर का भी, मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होंगी और बिजनेसमैन के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो पीपल्स हैं, जिन लोगों ने जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कंपनियां भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं। नगर निगम जो है उससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप, वो भी सहयोग चाहते हैं आप? जिस तरीके से इस तरीके के प्रोग्राम फैसिलिटेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इस तरीके से एक्सपोजर ले रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को या सर्विस इंडस्ट्रीज कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूँ अब ये गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट नहीं रह गई है। जिस तरीके से नया ये प्रोसेस है और ये नया युग है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और इसमें हर बिजनेसमैन के लिए ये काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म है। आपका नाम बताइए। शैलेश राजपाल, हैप्पी स्क्वायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सर, आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, क्या कुछ वर्कशॉप में तो मध्य प्रदेश और भोपाल के जितने भी स्टार्टअप्स हैं या MSME हैं, उन लोगों को NSE के थ्रू IPO के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। यह वर्कशॉप इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वर्कशॉप इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बिकॉज IPO के थ्रू एक नई उड़ान को यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR के बारे में भी यहाँ पर MSME और स्टार्टअप को पूरी जानकारी दी जा रही है। इसका लाभ ले सकते हैं सर, जो लोग इस तरह से लाभ ले सकते हैं लोग? सबसे बड़ी चीज़ यह हो जाती है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि स्टार्टअप और MSME प्रोडक्ट पर ही वर्क कर रहा है, जितनी भी प्रोडक्ट को वर्क कर रहे हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना यानी कि ग्लोबल लेवल पर ले जाना। अभी लोकल पर है वो उसको ग्लोबल लेवल तक ले जाना, और साथ में अगर वो अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है यानी कि गवर्नमेंट से उसके राइट्स ले लेता है, तो ग्लोबल लेवल पर लोकल लेवल पर वो सुरक्षित रहेगा और साथ में वो प्रगति कर सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लाभ मिल सकते हैं और साथ ही गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव या स्कीम चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारी लेकर के लाभ ले सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भागीदारी है इसमें? NSE की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि जो IPO के बारे में जितनी भी अवेयरनेस है जो नहीं मिल पा रही है लोकल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर यहाँ के स्टार्टअप्स को या MSME को, वह सारी की सारी जानकारी NSE के थ्रू मिल रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार चौबे है और मैं IPR एक्सपर्ट। मैं अनिरुद्ध दुबे, मैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हूँ। मैं मध्य प्रदेश देखता हूँ, मध्य प्रदेश रेसिडेंट मैनेजर हूँ मैं यहाँ। आज जो वर्कशॉप हुई है इसमें लघु उद्योग की क्या भूमिका रही है और साथ में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं?
देखिए, लघु उद्योग निगम की ही इसमें मेन भूमिका है, क्योंकि लघु उद्योग निगम जो है रैंप की नोडल एजेंसी है। रैंप जिसको हम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कहते हैं, रैंप जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रदान की गई एक स्कीम है। रैंप जब कोविड-19 आया था, हमारी एमएसएमईज़ को काफ़ी उससे क्षति पहुंची, काफ़ी लॉस हुआ। एमएसएमईज़ को उभारने के लिए और फर्दर उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए इसको एक्सेलरेटिंग स्कीम बोला गया। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक फंड दिया है, जिसके थ्रू ये जो है एमएसएमईज़ के लिए इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या एक्सपोजर विजिट्स, कौन एमएसईज़ अच्छा कर रही हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज कौन से स्टेट में अच्छा कर रही हैं, तो एमपी लघु उद्योग निगम उसके लिए एक्सपोजर विजिट करवा रहा है। और एमएसएमईज़ को इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, जैसे आज एनएससी लिस्टिंग का है कि लिस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स। मध्य प्रदेश में क्या स्टार्टअप का भविष्य देखते हैं आप? मध्य प्रदेश में तो स्टार्टअप का बहुत भविष्य, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश यदि हम देखें तो एक हमारे देश का एक तो सेंट्रल इंडिया का सेंट्रल स्टेट है, हमारे इंडिया का जैसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दूसरा मध्य प्रदेश एक राइजिंग स्टेट है। यदि अपन बात करें एग्रीकल्चर से, हम उठ के अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और इसमें जा रहे हैं, आपका दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक अच्छा इतना सारा प्रयास कर रहे हैं साल भर से। इस साल को उन्होंने इंडस्ट्री ईयर घोषित किया हुआ है, तो जगह जगह इन्वेस्टर समिट्स हो रही हैं, बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ ला रहे हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ के स्टार्टअप्स को और एमएसएमईज़ को भी उनसे काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सहयोगी है? नहीं, एक्चुअली दिस इज़ जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये मध्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार का एक रैंप इनिशिएटिव है, जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के हर राज्यों में चल रहा है। आज हमारा ये कार्यक्रम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक विशेष वर्कशॉप हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो हमारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ हैं, उनको हमने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है कि कैसे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होकर के अपने आईपीओ ला सकती हैं। किसी भी एमएसएमई को वित्तीय संसाधन जुटाने में अत्यधिक कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन यदि इकाइयाँ आईपीओ के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटा लेती हैं, तो कोई भी इकाई अपने आप को ग्रोथ कर सकती है, डेवलप कर सकती है, मार्केट में उसकी सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। न केवल सस्टेनेबिलिटी बल्कि उस इकाई की क्षमता बढ़ती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उसके प्रोडक्ट की एक ट्रस्ट बढ़ता है और इकाई इस्टेब्लिश हो जाती है। प्रतिस्पर्धी मार्केट के अंदर एक एसएमई को आईपीओ के माध्यम से जो फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो उसे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, बल्कि इकाई स्वयं वित्तीय संसाधन जुटा करके अपने आप को ग्रोथ कर सकती है, डेवलप कर सकती है और नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी कर सकती है। आज इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास साथ एसएमई के बहुत सारे अधिकारी, हमारे पास कुछ कंसल्टेंट और हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा ऐसी इकाइयाँ भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को हाल ही में आईपीओ लॉन्च करने के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया है। वो भी अपने अनुभव शेयर कर रही हैं ताकि दूसरी इकाइयाँ भी प्रोत्साहित हों और उनसे अनुभव लेकर के अधिक से अधिक हमारे प्रदेश की एसएमई इकाइयाँ आईपीओ लाने के लिए एसएमई फोरम पर लिस्टेड हो सकें। बहुत ही जल्दी हम लोग इंदौर में भी एक प्रोग्राम करने वाले हैं, जो बीएसई के साथ करने वाले हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो एसएमई और बीएसई दोनों के साथ हम इन प्रोग्रामों को कंटिन्यू करेंगे, ताकि प्रदेश में हमारे जो छोटे उद्योग हैं वो भी आईपीओ लाएं और अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। धन्यवाद। मैं अनिल थागले, स्टेट नोडल ऑफिसर रैम प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। थैंक इंदौर में पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शीतला माता मंदिर में जाने से रोक दिया। मान लिया, आपने मंदिर जाने को मुझे मना किया है। आप चलिए, हाँ मैं बोला थाने चलिए, आप यहाँ से रास्ता बजाज करने का, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जाने का रास्ता चलिए। अब ये पुराना विषय है,
मध्य प्रदेश में निरंतर धार्मिक आधार पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, उनको जेल में छूटा जा रहा है और पूरे तरीके से प्रशासन जो है उनके इस व्यवहार से अल्पसंख्यक समुदाय में काफ़ी नाराजगी भी है और नाराजगी के साथ साथ हतोत्साहित भी है, उनका मनोबल टूटा हुआ है। इस बात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट 2018 में आदेश दिया था कि प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव, यानी कि कैसे हम लोग मूल से इस पर व्यवस्था कर दें ताकि देश में सांप्रदायिक दंगे ना हो, सांप्रदायिक लिंचिंग ना हो। इसलिए उसके ये कदम उठाने चाहिए। उसमें अनेक कदम उन्होंने बताया, जिसमें मुख्य एक है कि हर जिले में ये सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए एसपी के रैंक का, और उसके साथ अनेक और। दूसरा रेमेडियल, क्या उसका हल है, उसकी अनेक, और उसमें क्या सजा होना चाहिए। अब रेमेडियल में ये भी है कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे में, चाहे किसी धर्म का क्यों ना हो, अगर उस पर आर्थिक हानि हुई है या शारीरिक हानि हुई है तो उसको तत्काल राहत मिलनी चाहिए। उसके लिए पॉलिसी बनना चाहिए। क्या वो पॉलिसी बनी? क्या प्रदेश में नोडल ऑफिसर बने? इन सारी बातों को लेकर और जिस प्रकार से प्रदेश में भाजपा शासन पूरे तरीके से एक पक्ष की कार्रवाई कर रहा है, अब उसको लेकर मैंने एक DIL लगाई 2021 में, वो आज तक उसका जो जवाब आया, तो हमने जो मुद्दे उठाए थे उस पर उन्होंने, सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे भाई, आपने जो गाइडलाइन का पालन किया नहीं किया, ये मेरी प्रेयर थी। उन्होंने पहली बात तो कही थी कि दिग्विजय सिंह खुद वो कानून व्यवस्था तोड़ते हैं। भाई, मैं विपक्ष का के रूप में मेरा हक है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और अगर मुझे रोका जाता है तो कई बार हमको अपनी बात कहने के लिए आगे आना पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री जी से हम समय मांगे और अनेक बार मांगने के बाद ना दें तो क्या करें? किसके पास जाएं? कौन सुनेगा? तो हमने यानी कोशिश की तो रोक लिया गया। हम धरने पे बैठ गए, भाई हमको ले चलो। कोई हमने गैर कानूनी काम तो किया नहीं, अपना हक मांगा और ट्रैफिक भी नहीं रोका, ट्रैफिक भी चालू रहा। अब उस बात का उल्लेख उन्होंने कहा कि साहब दिग्विजय सिंह जो है वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है। ठीक है भाई, मैं 50 साल मुझे राजनीति में हो गए, 5 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में। क्या मैं कानून को नहीं जानता? मेरे 10 साल के कार्यकाल में कौन सा काम मुख्यमंत्री ने किया? मैं मंत्री रहा 5 साल के लिए, कौन सा मैंने काम किया जहां मैंने कानून तोड़ा? तो ये पूरी जांच मेरी कर ली इन्होंने। जब कुछ नहीं मिला तभी बात करी। मूल बात यह है कि इस प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है। भोपाल पोस्टर वार जारी। अब भोपाल में लहराए आई लव इंडिया के पोस्टर। आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल के बाद आई लव इंडिया के पोस्टर। छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आई लव इंडिया के पोस्टर हाथ में लेकर लगाए नारे। देखिए, आज पूरे देश के अंदर जिस
प्रकार से जाति धर्म के नाम पर बढ़कर लोग पोस्टरबाजी कर रहे हैं, जो एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देता है। और हम सभी को ये पता है कि जाति धर्म से ऊपर अगर कुछ है तो वो हमारा देश है। आज देश के लिए हम सभी युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए और हम पूरे पोस्टर लेकर यहाँ पर आए और हमने ये दिखाया कि छात्रों में और युवाओं में देश को लेकर जो भावना है वो अलग है। हम जाति धर्म के नाम पर बंटने वाले लोग नहीं हैं। हम सभी भारत के नागरिक हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए जीवित हैं और भारत के लिए काम करने का काम करते हैं। आज हमारे हाथ में जो पोस्टर है आई लव इंडिया का, ये पोस्टर दिखाता है कि हमारा देश अलग अलग धर्मों से तो बना है पर हम सब एक देश के लिए जीते हैं और एक देश के लिए मरते हैं।